हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। मैं हूं आकाश शर्मा और मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं कि नीट लेवल के और या फिर फर्स्ट ईयर लेवल के जितने भी चार्ट हैं, मैं चार्ट आप लोगों को समझाऊंगा, जिस चार्ट के माध्यम से आप छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम देखेंगे कि हमारे जो मतलब कि वातावरण है उसमें सबसे पहले थे परमाणु। ठीक, फिर परमाणुओं के बाद निर्माण हुआ था साधारण अणु का। अगर अणु की बात करें तो सबसे पहला जो कार्बनिक अणु हमारी पृथ्वी पर बना था वो मीथेन बना था। ठीक, और उसके साथ सबसे पहले अगर न्यूक्लिक अम्ल की बात पूछे तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर आरएनए न्यूक्लिक अम्ल बना था। ठीक, ये साधारण अणु आपस में क्रिया कर कर बनाते हैं जैव अणु। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, विटामिन, ये सभी चीज़ें आती हैं। अब जैव अणु आपस में मिलकर अंगक बनाते हैं। इन अंगक आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी अंगक होते हैं। विभिन्न अंगक आपस में मिलकर बनाएंगे कोशिकाएं, और अनेक कोशिकाएं का समूह ऊतक कहलाता है, और अनेक ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाएंगे, और अंगतंत्र आपस में मिलकर जीव का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि एक परमाणु से धीरे धीरे कर कर आप देख रहे हैं पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आइए अगले चार्ट के पास चलते हैं। देखिए ये कुछ अज्ञात पूर्वज हैं। इस अज्ञात पूर्वज को हमने 3 भाग में बांटा है, यूबैक्टीरिया, यूकेरिया और आर्किया। ठीक है, अब देखिए यूबैक्टीरिया में ग्राम धनात्मक जीवाणु, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और हरे सल्फर जीवाणु रखे गए हैं। ठीक, उसी तरीके से यूकेरिया में पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्ट को रखा जाता है, और आर्किया में मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स को रखा जाता है। ये हमारे अज्ञात पूर्वज हैं, या फिर 3 डोमेन में हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यूबैक्टीरिया, यूकेरिया और आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, आइए अगले चार्ट के पास चलते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। हमने जो अभी 3 प्रतिशत के विभेदी लक्षण देखे थे उनके यहाँ पर लक्षण दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया के बारे में बताया गया है। तो पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली आर्किया में अनुपस्थित होती है और बैक्टीरिया में भी अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकेरिया वाले जो प्राणी होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेकेंड है हमारे पास ये कला में लिपिड। तो लिपिड जो होती हैं यहाँ पर शाखा युक्त होती हैं, यहाँ अशाखीय और यहाँ पर अशाखीय। देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें केंद्रक कला की तो केंद्रक कला इसमें नहीं पाई जाती। केंद्रक कला तो आप लोग जानते होंगे, केंद्रक के चारों ओर जो कला पाई जाती है उसको सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो इसमें नहीं पाई जाएगी, इसमें भी नहीं पाई जाएगी, लेकिन यूकेरिया में ये केंद्रक मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर हम आरएनए की बात करें तो वैसे तो आपको पता होगा आरएनए आर्कीबैक्टीरिया में अनेक होंगे, यूबैक्टीरिया में एक होता है, लेकिन यूकेरिया में केवल अनेक होंगे। अगर कोशिका कला में पेप्टोग्लाइकन की बात करेंगे तो इसमें आर्कीबैक्टीरिया में ये अनुपस्थित होता है, यूबैक्टीरिया में ये पाया जाता है, लेकिन यूकेरिया में ये नहीं पाया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला चार्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगले चार्ट की तरफ चलते हैं जो पादप जगत से संबंधित होगा। देखिए ये वाला जो चार्ट है ये पादप जगत से संबंधित है। हमारे पूरे संसार में पादपों की जो जातियां होती हैं लगभग 3.5 लाख जातियों से अधिक होती हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी इस पूरी पृथ्वी पर जो पादप होते हैं वो पादप किस प्रकार हैं। तो पादप जगत को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैम्स। ये 2 भागों में डिवाइड किया है। क्रिप्टोगैमस जो वो प्राणी होते हैं जिनके शरीर में आप बोलें तो बीज या फल नहीं बनते हैं। ये जो होंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा में सबसे पहला है शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई बोलते हैं। आपने तालाबों में पानी जो भरा रहता है वहाँ पर देखा होगा कि हरा हरा दिखाई देता है, उसी को हम काई बोलते हैं, एल्गाई बोलते हैं।
सेकंड है हमारा कवक, और कवक को हम फंजाई बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं। आपने देखा होगा अचार में या रोटियों में जो वाइट कलर की फफूंदी होती है उसी को हम कवक बोलते हैं। ये जीवाणु है, जीवाणु आपको पता होगा बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। जो टीबी है, टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, जो बीमारियां होती हैं वो जीवाणु के द्वारा होती हैं। अगला है हमारा लाइकेन। लाइकेन आपको पता होगा ये शैवाल और कवक से मिलकर बना सहजीवी पादप होता है। अगली बात करें हम ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का मतलब कि रेप्टाइल बोल सकते हैं। अगर हम फेनेरोगेमी की बात करेंगे तो इन पौधों में बीज भी बनते हैं और फल भी बनते हैं, ठीक है। तो अनावर्त बीजी को नग्न बीजी पादप बोल देते हैं, लेकिन इस अनावर्त बीजी में बीज तो बनते हैं लेकिन फलों का निर्माण नहीं होता। जैसे आपने नाम सुना होगा साइकस और पाइनस, और एक नाम सुना होगा आपने तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो होता है वो आपका पाइनस नामक पौधे से मिलता है। साबूदाना आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये साइकस के तने के अंदर एक मंड होता है, स्टार्च होता है। आइए अगला है हमारा आवर्तबीजी पौधे। आवर्तबीजी पौधे को एंजियोस्पर्मी या फिर पुष्पीय पादप बोल देते हैं। ये पादप इस प्रकार के होते हैं कि इनमें फलों का भी निर्माण होता है और पुष्प भी बनते हैं। जितने भी ऐसे पौधे होंगे जिनमें फलों का निर्माण होगा या पुष्पों का निर्माण होगा वो सभी आवर्त बीजी में रखे जाते हैं। आवर्त बीजी भी आगे चलकर आप देखेंगे तो दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है दो बीजपत्री। ऐसे बीज जिनमें केवल एक बीजपत्र होता है उसको एक बीजपत्री बोलते हैं। जिनमें दो बीजपत्र होते हैं उनको दो बीजपत्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं, चावल, मक्का, ये एक बीजपत्री होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे चना, मटर, मूंगफली, बादाम, इनका जो बीज होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसको हम दो बीजपत्री बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा चार्ट कवर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। बेंथर और हुकर जो था उन्होंने प्राकृतिक पद्धति का जो वर्गीकरण दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा चार्ट है, इसको हम बोलते हैं वर्गीकी पदानुक्रम या टेक्सोनॉमिकल हेरेकाई बोलते हैं। विभिन्न वर्गीकरण श्रेणियों को एक उचित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। ये लिनियस द्वारा दिया गया था, जो कैरोलस लिनियस था। हमारी प्रकृति में जो सबसे पहला आया था वो था जाति। जाति जो होती है इसका जो शब्द था वो जॉन रे ने दिया था। लैंगिक जनन कर सकने वाले प्राकृतिक जीवों का जो समूह होता है वो जाति होता है। और वर्गीकरण की ये एक सबसे छोटी इकाई है और वर्गीकरण की ये मूल इकाई होती है। और इनके जातियों की जो संख्या होती है या जातियों के जीव जो होते हैं इनमें समानता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला हमारा है संबंधित जातियों का समूह। इसका मतलब अनेक जातियां आपस में मिलकर वंश का निर्माण करती हैं, जैसे सोलेनम वंश। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कुल है। ये कुल का मतलब समझ जाइए, एक या अधिक संबंधित जो वंश होते हैं, मतलब अनेक वंश आपस में मिलकर कुल का निर्माण कर देते हैं। और अनेक कुल आपस में मिलकर गण का निर्माण करेंगे, अनेक गण मिलकर वर्ग बनाएंगे और अनेक वर्ग मिलकर संघ बनाएंगे। तो देखिए जंतुओं के लिए तो संघ का उपयोग करते हैं, फाइलम बोलते हैं इसको, और पादपों के लिए हम प्रभाग का उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ अनेक संघ मिलकर क्या बनाएंगे, जगत बनाएंगे, उच्चतम वर्ग की श्रेणी, प्लांटी या फिर एनिमेलिया। आपको यहाँ से समझना होगा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है और सबसे बड़ी इकाई जगत होती है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए आपको मतलब एक चार्ट दे दिया आपके, मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ पर उसने ए लिख दिया, ठीक है। तो करना क्या होगा, आपको चार्ट में से ये पता करना होगा यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो आपको ये क्रम बनाने के लिए आता है। दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि मान लीजिए क्रम उसने दे दिया लेकिन उनमें से क्या करेगा, किसी एक को उसमें से गायब कर देगा, उसमें से पूछेगा यहाँ जो स्पेस खाली है उसमें आप क्या फुलफिल करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए जो आरोही विशिष्टता इधर की साइड में है और अवरोही विशिष्टता ऊपर की साइड में यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो जो बनेंगे वो इसके क्रम से तैयार होते हैं, और दूसरा सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, जंतु के लिए क्या उपयोग करते हैं, पादपों के लिए क्या उपयोग करते हैं, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अगले चार्ट के पास। आइए देखिए हमारे पास अगला चार्ट आ गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान एवं वानस्पतिक पार्क।
हमारे पूरे भारत के प्रमुख शोध संस्थान हैं और वनस्पतिक पार्क हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप इनको रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो टोटल यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। पहला है बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पर? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुकुंदी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक ओडिशा में है। ठीक है, आपको मैं ये बताता चलूँगा कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो हमारा बीरबल साहनी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और केंद्र की ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते चलूँगा कौन कौन से, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ इसमें ऐसे हैं जो है तो सही लेकिन वो पेपर में नहीं पूछे आते। अगला है केंद्रीय जूट के तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता में है। केंद्र की आम शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। कपास तकनीक शोध संस्थान माटुआ मुंबई में है। केंद्र की औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्र की आलू शोध संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार आ चुका है ये वाला। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान केरल में है। फल शोध संस्थान साबोक भागलपुर में है। वन शोध संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड कलर का आपको पास टिक लगा दिया है। भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औषधीय अविषालु विज्ञान शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान केरल में है। केंद्रीय खाद्य तकनीक शोध संस्थान मैसूर कर्नाटक में मिलता है ये। केंद्रीय शुष्क केंद्रीय शोध संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। आगे चलते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट डाउन कर लीजिएगा। केंद्रीय गन्ना प्रमुख संस्थान कोयम्बटूर केरल में है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास बटलर पादप संग्रहालय फोर्ट मुंबई में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक लगाते चल रहा हूँ, आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये नई दिल्ली में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले को तो छोड़ के जाइएगा ही मत, ये पेपर में आता ही है। भारतीय कृषि शोध संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश उत्तराखंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय लाख शोध संस्थान रांची झारखंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉयड वनस्पतिक पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिंपरी पूना। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये जो शोध संस्थान है वनस्पतिक पार्क हैं 32 दे रखे हैं, लेकिन 32 आपको याद नहीं करने हैं, आप केवल उन पर फोकस कीजिएगा जिन पर मैंने टिक लगाए हैं, और पेपर में यही आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही जो आपको बताई गई चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनका मतलब कि रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी नीट वाले स्टूडेंट हैं या फिर ये 12th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय रस्तु।